समाज सेवा सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य के रूप में निभा रहे हैं ग्वालियर के वरिष्ठ समाज सेवी अरुणेश सिंह भदौरिया। जी हां, जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश सिंह भदौरिया ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देकर उनकी जिंदगी बदल दी है। आज भी सामाजिक कार्यों में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। अपने अनुभवों को स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के साथ साझा करते हुए अरुणेश सिंह भदौरिया ने बताया कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी प्राथमिकता भी इसे बना लिया है और अब तक एक पिता और भाई के रूप में कई बेटियों की शादी करवा चुके हैं। अरुणेश सिंह भदौरिया ने जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कई लोगों को स्वरोजगार भी दिया है। देखिए स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के साथ जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश सिंह भदौरिया की यह खास बातचीत। आज हम मौजूद हैं समाज सेवी अरुणेश सिंह भदौरिया जी के साथ में, जिनका खुद का एक एनजीओ है जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और उसमें कई सारे ये जो है आयोजन करते रहते हैं। कहीं वाटर कूलर लगाते हैं, कहीं पर एक लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करते हैं, कहीं पर एक खाने की व्यवस्था करते हैं। कई लोगों को इन्होंने बहुत प्रकार की जो है सहयोग किया। ये हम जानते हैं अरुणेश सिंह भदौरिया कौन है, क्या ये एनजीओ है और इसके पीछे क्या वजह है कि इन्होंने एनजीओ बनाकर लोगों की सेवा करने का कार्य शुरू किया। अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें ये बताएं कि अरुणेश भदौरिया कौन है। अरुणेश भदौरिया एक साधारण आदमी है जैसे आप और हम, लेकिन हमारे मन में एक विचार आया। मैं कई वर्षों से प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मेरे मन में एक विचार आया कि लोगों की सेवा समाज सेवी के रूप में करनी चाहिए। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि नेता बनना ज़रूरी, तो मेरे को ऐसा लगा कि नेता तो बन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं एक साधारण आदमी रहते हुए कैसे समाज सेवा करूं, उसी के लिए मैंने अपनी जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण किया। आज आप लोगों के बीच में जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी न केवल ग्वालियर में बल्कि ग्वालियर के बाहर भी यह अपना काम निरंतर कर रही है। सर, ये जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी क्या है, इसमें फंडिंग कैसे आती है, कैसे आप लोगों को जो है सहयोग करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं? एक्चुअली जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के लिए फंडिंग की कोई हमने गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं लेते हैं। हम लोगों का ये ग्रुप है जिसमें हमारे करीबन 10 से 15 लोग ऐसे मेंबर हैं जो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी को मंथली फंडिंग करते हैं। कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000, इस तरह से फंडिंग होती रहती है। तो फंडिंग का हमारे पास कोई इशू नहीं है। फंडिंग हमारे पास इतनी रहती है कि हम लोगों की सेवा कर सकें। मतलब कि सक्षम लोग जो है अपने आप में इसको डोनेशन के रूप में चंदा देते हैं और आप उससे जो लोगों की सेवा करते हैं। हमें ये बताएं सर, कितने अभी तक पूरे जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी, चूँकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी, कितने वॉलंटियर हैं इसके पूरे ग्रुप में? जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी में जो एक्टिव मेंबर हैं वो करीबन 37 हैं, जो इस समय ग्वालियर और ग्वालियर से बाहर काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए आपके पास कॉन्क्रीट फील्ड होनी चाहिए और एक ऐसे सॉलिड मैन होने चाहिए जो जिस समाज में जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं वो उस क्षेत्र में रहते हुए एक आदमी ही इनफ है उस क्षेत्र को कवर करने के लिए। तो हमने भीड़ की बजाय हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं और हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनका समाज में या हमारे राष्ट्र हित में जो हमेशा बात करें, और समाज के लिए, समाज से तात्पर्य हमारा किसी पर्टिकुलर जाति से नहीं है। हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग हमारे भाई बहन हैं और हम उनकी मदद करने के लिए जिनको भी हमें लगता है ज़रूरतमंद हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके निश्चित तौर पर हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। सर, हमें ये बताएं कि जनशक्ति नाम ही आपने क्यों चुना इस एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए? देखो, जनशक्ति से मतलब है जब तक आपके पास जनसंख्या नहीं होगी तो फिर शक्ति कहाँ से मिलेगी, इसलिए हमने इसका नाम जनशक्ति रखा। और जनशक्ति से सीधा सीधा आपको तात्पर्य समझ में आ रहा होगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई जातिवाद जिस विशेष की मतलब नहीं है। इसमें सीधा है जन कल्याण के लिए काम करना, और जन कल्याण के अंतर्गत भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, वो मेरे लिए अगर ज़रूरतमंद है तो हम उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक बड़ा सवाल ये कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी में अब तक कितने कार्य हो चुके हैं जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? एक्चुअली रोज़गार के तहत तो हमने आपको पहले ही बताया कि 250 से 300 लोगों को ऑलरेडी हम रोज़गार दे चुके हैं। इसके अलावा हमने स्वरोजगार पहल भी चलाई थी, जिसमें हमने ग्वालियर के अंदर ओल्ड हाई कोर्ट पर राजमा चावल का ठेला लगवाया। जो एक्चुअली हमारे साथ मेंबर बनी पहले रानू शर्मा जी हैं, और वो उसको उनके बाद उनकी हमने एक्टिविटी को देखा तो उनको हमने ग्वालियर का महिला जिलाध्यक्ष बनाया। और उसके बाद उन्होंने जब अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में मुझसे बात करी तो मुझे लगा कि लेडीज़ कहाँ जाएगी, तो फिर मैंने उनको एक एक्चुअली स्टॉल लगवाया
और आज वो स्टॉल बढ़िया काम कर रहा है। पहले महीने में 17 फरवरी 2022 को मैंने 23 को लगवाया था और आज उनके परिवार अच्छी तरह उस ठेले के माध्यम से अपना परिवार चला पा रहा है। एक जी, इसके अलावा रवि पुजारी, उसको मैंने ऑटो फाइनेंस करवाई थी और अपने मुरार सिविल अस्पताल पे हमने माँ वैष्णो टी स्टॉल का भी उद्घाटन करवाया था, वो भी हमने स्वरोजगार के तहत कराया। तो ऐसे 10 लोगों को करीबन स्वरोजगार दिलवाया। इसके अलावा अगला जो हमारा प्लानिंग है वो जो है कि ग्वालियर के अंदर जितने भी सब्जी के जो ठेले वगैरह लगाने का चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और उनको किराया लूट मार जो मची है, उसके लिए मेरी कई लोगों से बात चल रही है। तो मैं आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर 10 से 20 वो ठेले तैयार करवा रहा हूँ जो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा उनको उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो अपना स्वरोजगार आलू सब्जी वगैरह बेच करके भी कर सके। ये भी हमने प्रोविजन रखा है। अगले 2 महीने के अंदर हम 10 से 20 ठेले बनाने का प्रयास करेंगे। दिव्यांगों के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आज तक कभी किसी ने वैवाहिक परिचय सम्मेलन जैसा कोई कार्यक्रम नहीं करवाया था, जो कि हम लोगों ने 4 सितंबर 2022 को करवाया था और वो उसमें करीबन 113 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मतलब लड़के लड़कियां दोनों थे। और उसी सेम डे उस प्रोग्राम के तहत जो कि ग्वालियर के बाल भवन में करवाया गया था और 1 लोगों का हमने उसी समय शायद वैवाहिक परिचय होने के साथ में जोड़े की कुंडली वगैरह मिल गई थी, तो उनको उसी समय हमने परिचय भी करवा दिया था। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि सोसाइटी कंप्लीट हेल्थ, एजुकेशन और फूड को लेकर जो काम करती है, इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम जैसे स्पोर्ट्स को लेकर के हमारी सोसाइटी काम कराती रहती है। जो भी स्पोर्ट्स मुझे लगता है, जैसे कराटे को लेकर के अभी हमने रिसेंट कंपटीशन करवाया और क्रिकेट को लेकर भी हम काम कराते रहते हैं। जो कबड्डी, जिस तरह की जो गाँव के गेम है उन पर भी हमारा फोकस रहता है ताकि लोगों का फिजिकल सही रहे। फिजिकल के लिए हमें गेम पे भी ध्यान देना पड़ता है। और आने वाले टाइम में हम अभी हमने 8 दिसंबर 2022 एक प्रिया तोमर नाम की बच्ची है, वो आर्थिक स्थिति से काफ़ी परेशान थी, तो पूरी कंप्लीट शादी जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमने अकबरपुर जिला जालौन में करवा। जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी में अभी तक सबसे बड़ा कार्य जो मैं आपको बता दूँ, करीबन सोसाइटी का तो निर्माण 2021 में मैंने इसका किया, लेकिन हम 2010 से काम कर रहे हैं, जो कि हम सोशल वर्क में ही काम कर रहे हैं। मैं करीबन 250 से 300 बच्चों को रोज़गार दिलवा चुका हूं ग्वालियर, आगरा और बामोर के बीच में। मतलब कि 2010 से काम करते हुए आपके मन में ख्याल आया, उसके बाद आपने 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था? 2010 से मैं काम कर रहा था, लेकिन क्या मैं देखो, हर आदमी चाहता है आप उसकी पहचान बने। तो मैं काम तो कर रहा था, लेकिन जब लोग मुझसे पूछे कि भाई साहब किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो मुझे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं ये बता पाऊँ कि मेरे पास इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। जब मुझे लगा कि नहीं यार, एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो अपने आप में एक परिचय दे, जिसमें अरुणित भदौरिया की जरूरत नहीं, जनशक्ति इट्स सेल्फ पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके लिए अरुणित सिंह भदौरिया हो या ना हो, वो उसमें जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी मीटिंग, वो जो भी मेम्बर्स हैं, दे ऑल आर दी एक्चुअली डायरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी। तो इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को रखा और आज मुझे खुशी है कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एक मतलब इसको अभ्यास बना करके हम लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। लगभग 250 लोगों को आप रोज़गार दे चुके हैं? 250 से ज़्यादा लोगों को दे चुके हैं। 250 से ज़्यादा लोगों को दे चुके हो। और आज भी हम ये कहते हैं कि ठीक है, एक्चुअली हर राजनेता जो भी अपोजिशन में होता है, या जो भी कई नेता ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जॉब की कमी है। मानता हूँ कि जॉब की कमी हो सकती है, लेकिन क्या सरकारी नौकरी ही जॉब है? तो इसको थोड़ा मैं इससे कंट्राडिक्ट रखता हूँ कि मुझे ये लगता है कि अगर आदमी के अंदर टैलेंट है, काम करने की क्वालिटी है और थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है। मोदी जी ने एक्चुअली एक स्कीम चलाई थी नीम, जिसके अंतर्गत मालनपुर इंडस्ट्री, नॉट ओनली मालनपुर, इवन पूरे देश के अंदर जो भी इंडस्ट्री थी उन सबको नीम के अंतर्गत जॉब मिल रहा था और उसमें 10th प्लस और ITI लड़कों को लिया जा रहा था। तो कई सारी इंडस्ट्री ने कम से कम 10-10, 15-15 बच्चों को रोज़गार दिया, लेकिन वो क्या काउंट नहीं होता रोज़गार में। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रोज़गार की कमी तो है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके अनुसार रोज़गार केवल सरकारी नौकरी को रोज़गार ना बोला जाए, आपके पास से किसी प्रकार से रोज़गार हो वो रोज़गार कहलाएगा। बिल्कुल, किसी प्रकार से आए हो। बिल्कुल। आप तो सीधा, मेरा पॉइंट ये आ रहा है कि आपको कोई भी धंधा, आपने अपनी दुकान डाल ली,
वो भी रोज़गार है। आपने किसी फैक्ट्री में नौकरी कर ली, वो भी रोज़गार है। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, ये उनको ड्यूटी मिल रही है, लेकिन आवाज़ सिर्फ ये उठती है कि सरकारी नौकरी तो ही रोज़गार है। तो वो उसको मैं विरोध करता हूँ और मैं सिर्फ सीधे कहता हूँ जो सरकारी लायक है वो सरकारी में जाएगा, जो प्राइवेट लायक है वो प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में भी बड़े लोग बनते हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी करोगे तो ही बहुत कुछ मिलेगा। जो प्राइवेट में, मैं भी प्राइवेट में हूँ, प्राइवेट में अच्छा आदमी काम करता है। सर हमें ये बताएं कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्लानिंग है फ्यूचर की इसकी? जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का जिस समय मैंने इसको लॉन्च किया, उस समय मेरे दिमाग में ओनली 3 कंसेप्ट थे: कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट फूड और कंप्लीट एजुकेशन। हमारा मानना है कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को भोजन मिलना चाहिए। लेकिन ये संभव कैसे होगा? सवाल अब ये है अपने आप में कि संभव होगा कैसे? तो आप सब इतना दिमाग में रखते हुए काम करना आपको। जो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंच रहा है, मतलब वो व्यक्ति कुछ ना कुछ इतना कमा रहा होगा जो प्राइवेट में इलाज करा पा रहा, तभी वो प्राइवेट के अंदर जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों पे मेरा कोई फोकस और अटेंशन नहीं रहता है। मैं उन लोगों पे फोकस करता हूँ जिनका इलाज गवर्नमेंट अस्पतालों में हो रहा है। मुझे ये लगता है कि जो लोग सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिनके पास आर्थिक तंगी है, इसलिए वो सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों में हमारी टीम मतलब पेट्रोलिंग करती रहती है और हम ये देखते हैं कि कोई पेशेंट, कई बार क्या होता है कि 50 रुपए की टेबलेट के लिए उसकी दम निकल जाती है। क्यों? उसके पास 50 रुपए नहीं होते हैं और वो टेबलेट आ नहीं पाती, आदमी वहीं डेड हो जाता है। ऐसे भी कई केस ग्वालियर के अंदर भी मैंने देखे। तो उसमें हमने 1 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का एक ऐसा प्रावधान रखा है कि अगर हमारी पेट्रोलिंग के दौरान हमें लगता है कि ये मरीज़ पड़ा हुआ है और इसके घर वालों को 100 रुपये की दवाई से काम चल जाएगा, तो मैं तुरंत अवेलेबल कराने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अपनी पूरी टीम को। तो ये एक तो कंसेप्ट हुआ स्वास्थ्य लाभ के लिए। दूसरा आने पे तो एक्चुअली क्या है, अपन ने ये सोचा जब भी मेरे पास कोई आदमी आता है बोले भैया मेरे को रोज़गार दिलवा दो, तो वो अगर बिल्कुल जीरो पढ़ा लिखा होगा उसके लिए भी रोज़गार है। ग्वालियर के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लाख दुकानें हैं, छोटी बड़ी मॉल पोल सब मिला मिलू के। हर दुकान पे एक एक आदमी काम करता होगा कम से कम। वैसे तो 10 लोग काम करते हैं, फिर भी एक एक आदमी काम करता है, और जिनको कम से कम 4,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक लोग कमाते हैं। तो आज की डेट में ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहाँ आदमी काम ना कर रहा हो, वहाँ मालिक के साथ में एक नौकर ज़रूर होता है। जब आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको पता है कि आप लिख भी नहीं पा रहे, उसके बाद भी अगर आपको जॉब चाहिए तो 5,000 का जॉब गारंटेड है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आज आएगा तो आज से ड्यूटी है उसके लिए, इतने अपने पास जॉब हैं। मतलब ज़रूरी ये नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, अगर आपको काम की आवश्यकता है, आपको रोज़गार की आवश्यकता है, तो बिल्कुल वो जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी से संपर्क करें, आपसे संपर्क करें। आप उसकी 1 घंटे के अंदर जॉब लगाने की गारंटी देते हैं। मैं कह रहा हूँ 1 घंटा छोड़ो, वो जिस क्षेत्र में रहता होगा, मान लो कोई लश्कर में रहता है तो मैं वहीं के किसी भी व्यापारी से बोल के उसको वहीं लगवा सकता हूँ। उसको ऐसा नहीं कि लश्कर से ग्वालियर आने मुरार आने की आवश्यकता है। आज की डेट में आदमी हो क्या रहा है कि कुछ फ्री की स्कीमें जो चल पड़ी है ना, इसकी वजह से आदमी काम करने नहीं चाहता। तो मैं किसी भी सरकार या किसी भी अपोजिशन उसके विरोध में बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर सरकार से कहना चाहूँगा कि फ्री की बजाय उनको कुछ काम दो। जो आप 3,000 या 10,000 की लॉलीपॉप या गिफ्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बजाय आप उनको काम दो, और 3,000 नहीं, उनको फिर 5,000 दीजिए। कहीं आपको ऐसा रहा लाडली बहना योजना की तरफ तो नहीं है? देखो, लाडली बहना योजना में मैं इसको 2 एंगल से देखने का प्रयास करता हूँ। एक तो वो कि इसमें हर नारी को लाभ मिल रहा है इसका, लेकिन क्या सभी नारियों को 1,000 या 2,000 या 3,000 की आवश्यकता थी? तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब चूँकि चुनाव का माहौल है और इस तरह के उसमें होता क्या है कि हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसको मिलें, तो इसलिए फिर उन्होंने हर एक को, मतलब इसमें किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक लिस्ट बननी चाहिए थी, जो बाकी नीडी महिलाएं हैं उनको 1,000 नहीं, उनको फिर 2,000 देने चाहिए थे। आप इतने अच्छे भाषण देते हैं, चुनाव क्यों नहीं लड़ देते? नहीं, चुनाव अभी लड़ने का ऐसा कोई मूड बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चुनाव पैसा खर्च करके कभी नहीं लड़ूंगा, ये क्लियर है। लोगों के बीच में काम करूँगा। अगर जनता अपनी आवाज़ बुलंद करती है तो ज़रूर, अगर चुनाव लड़ने का मन हुआ तो ज़रूर लड़ूंगा चुनाव।
हमें ये बताएं कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी का फ्यूचर क्या है सर? देखो, जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और इसमें न केवल मैं ग्वालियर के अंदर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, आज की डेट में मेरे पास गुजरात में भी काम चल रहा है, दिल्ली के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आजकल दिखावे की राजनीति ज़्यादा हो गई है। मतलब एक आदमी ने एक छोटा सा पेड़ लगा दिया, उसके अंदर 50 फ़ोटो खींच के और उसको डलवा दिया, उसमें मैं कम बिलीव करता हूँ। मुझे भी पता है कि फ़ोटो ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काम को करके लोगों को दिखाना चाहिए। अगर आप इतना काम मतलब आज 10 पैसे काम कर रहे तो 10 पैसे दिखाओ, 10 पैसे करके उसको मतलब हाइप बना के बहुत बड़ा बना के दिखाना वो गलत। इसलिए जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी आने वाले 5 साल के अंदर आपको न केवल ग्वालियर मध्य प्रदेश, मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 राज्यों में हम इसको इस्टेब्लिश करें। देखो क्या होता है, समाज सेवा के लिए लोग कहते हैं कि फंडिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको नियत और नीति सिद्धांत पे काम करना चाहिए। आपकी नियत सही है, आपकी सिद्धांत सही है, आपकी नीति सही है, तो कई लोग इस समय हमारे देश के अंदर, मैं तो मानता हूँ 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो सेवा करना तो चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। वो कोई ना कोई किसी चंगुल में फंस के वो गलत रास्ते पे आ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हर आदमी फ्रॉड है। तो उससे भी बचा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज सेवा धंधा बन गई है। मैं आपको बता दूँ, मैं खुद समाज सेवा कर रहा हूँ। अगर मेरे पे कोई उंगली उठाना चाहे बिल्कुल उठाए, लेकिन मैंने आज एक पोस्ट डाली थी, उस पर क्लियर लिखा था समाज सेवा पब्लिक धंधा। ये धंधा है या समाज सेवा है? होता क्या है कि समाज सेवा के नाम पे गवर्नमेंट से लूट, ये लूट वो लूट, इन सब में लगा हुआ। और खर्चा क्या कर रहा है? 100 रुपये ले रहा है, 5 रुपये खर्च कर रहा है। ये कोई समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा अगर सरकार आपको 100 रुपये दे रही है, मैं मानता हूं कि आपके अगर नीचे कोई टीम काम कर रही है, 10% निकाल लो, 15% निकाल कि आपका कॉन्सेप्ट ये है कि टुवर्ड्स द न्यू रेवोल्यूशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रेवोल्यूशन होना चाहिए। और निश्चित ही क्या रहता है कि गवर्नमेंट को चुन के लाने वाले हम लोग हैं, और हमारी जो एनजीओ है इसको कोई चुनना नहीं है, इसको तो सेल्फ डेवलपमेंट है, सेल्फ मेड है जी। तो हमने तैयार की, नीचे टीम तैयार कर ली। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अगर सरकारों ने इसी तरीके से काम करते रहे कि लॉलीपॉप पकड़ा है, ये पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं एनजीओ का भी महत्व बढ़ने वाला आगे चल के। मतलब ये कहा जाए कि अगर सरकारों ने अपनी जो ये लॉलीपॉप वाली योजनाएं बंद नहीं करी तो एनजीओ की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान जाएगा। बिल्कुल जाएगा। और आज एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शहर के अंदर बहुत सारी एनजीओ भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। बट मैं सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि एनजीओ की आड़ में कमाने का प्रयास ना करें। जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के बिहाफ पे आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो आम जनता को आने वाले त्यौहार 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आम जनता से केवल इतनी कहेंगे कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाने का प्रयास करें। और ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें तो ही आप उनको IAS IPS बना सकते हो, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं है। सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हुआ बच्चा उन सबसे अच्छा हो सकता है जो कॉन्वेंट में एजुकेशन ले रहे हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। दूसरा, जो आज की डेट में क्या हो रहा है कि बच्चे गलत रास्ता, मतलब नॉट ओनली एक्चुअली टुडे इटसेल्फ, ये तो शुरुआत से ही है कि गलत चीज़ पे आदमी का फोकस पहले जल्दी चला जाता है। क्या होता है, अभी आप समझ लो ना, 100 लोग अच्छे खड़े हैं, उनमें एक गंदा आदमी खड़ा होगा, तुरंत निगाह पड़ जाएगी, बोले ये गंदा आदमी है। अच्छाई को कोई नहीं देख रहा, गंदे को पकड़ने का तुरंत प्रयास करता है। तो माँ बाप से इतना ही कहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी सभ्यता देने का प्रयास करें ताकि वो अपने माँ बाप, दादा दादी, इन सब का एक्चुअली उनको रेस्पेक्ट भी करें और आने वाले समय में वो जो बनना चाहें पढ़ लिख के बनने का प्रयास करें। तो आप थे अरुणेश सिंह भदौरिया जी, जो कि समाज सेवी हैं और जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। इन्होंने बताया किस प्रकार से लोग एनजीओ के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं और सरकार से पैसों की लूट करके 100 में से 5 रुपये खर्च करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन अरुणेश सिंह भदौरिया ने इस कॉन्सेप्ट को टोटली चेंज किया है। साथ ही इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन, फूड और रोजगार के ऊपर काम कर रही है।